हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी मेडिकल फिटनेस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आरआरबी का एएलपी का जो एग्जाम होता है उसमें आप लोगों को ए1 स्टैंडर्ड का मेडिकल मांगा जाता है। आप लोगों का जो नीड है रेलवे के लिए वो है ए1 स्टैंडर्ड का। तो ए1 स्टैंडर्ड में क्या क्या ऐसे ऐसे मेडिकल होते हैं जो कि आप लोगों को चेक किया जाता है, उस वीडियो में हम फुल डिटेल्स में जानने वाले हैं। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी आपकी क्वेरी होगी, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है, शारीरिक फिटनेस। आपका फिजिकल जो फिटनेस होता है वो चेक किया जाता है कि आप शायद फिजिकल रूप से ठीक हो कि नहीं, फिजिकली आप चल पा रहे हो कि नहीं, फिजिकली आप दौड़ पा रहे हो कि नहीं, फिजिकली आप मूवमेंट कर पा रहे हो कि नहीं। ये सब हो गया शारीरिक फिटनेस। उसके बाद होता है मानसिक फिटनेस। मानसिक फिटनेस क्या होता है? मानसिक फिटनेस में आपका सबसे पहले साइको, तो साइको समझ रहे हो ना, जब आप साइको का एग्जाम दो तो ये मेनली क्या होता है, मानसिक आपके फिटनेस को चेक किया जाता है कि आप मानसिक रूप से सही से निर्णय लेने की क्षमता है कि नहीं, आप में कैपेसिटी है कि नहीं। तनाव तनाव मतलब होता है स्ट्रेस, टेंशन जिसको बोलते हैं, ठीक। वो सब चीज़ के लिए संभालने की क्षमता आप में होना चाहिए। देन आगे बात करते हैं। इसमें देखो सबसे पहले इसका प्रोसेस जानो। आरआरबी एएलपी मेडिकल टेस्ट की प्रक्रिया क्या-क्या होती है। सबसे पहले आप लोगों ने सीबीटी 2 दिया होगा, ठीक। सीबीटी 2 में आप लोगों का अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। उसके बाद आप लोगों को साइको के लिए बुलाया जाता है। साइको में क्या हो रहा है, आपका मेंटालिटी को चेक किया जा रहा है कि आप कितना जल्दी किसी चीज़ को क्विक रिएक्शन कर रहे हो, कितना जल्दी आप किसी चीज़ को लेके अपना रिएक्शन टाइम, आपका जो है फ़ोकस टाइम है वो कितना ज़्यादा है। तो वो हो गया आपका मेंटालिटी चेक, आपका मेंटालिटी को चेक किया जा रहा है। फिर उसके बाद आपका होगा डीवी। क्या होगा? डीवी होगा। डीवी में क्या होता है, उम्मीदवार को दस्तावेज के लिए आप लोग का जो भी सर्टिफिकेट होगा वो उसको वहाँ पे चेक किया जाएगा कि कोई फर्जी सर्टिफिकेट तो नहीं है, कोई ऐसा सर्टिफिकेट तो नहीं है जो कि मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त ना होने के बावजूद भी आप लागू लगा चुके हैं उसमें। ये होता है दस्तावेज सत्यापन में, जिसको बोलते हैं डीवी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डीवी बोलते हैं। देन उसके बाद होता है आप लोग का मेडिकल टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। मेडिकल देन आप लोगों को मेडिकल टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। देखो मेडिकल टेस्ट में कॉल करने के लिए आपको बुलाया जाता है। देन उसके बाद आप लोगों को जब वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे सरकारी जो भी अस्पताल होते हैं वहाँ पे आप लोगों का टेस्ट किया जाता है। और वहाँ पे टेस्ट करने के लिए आपको बुलाया जाता है। देन वहाँ पे सब कुछ सारी चीज़ टेस्ट होती है। क्या क्या टेस्ट होती है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब। चलो बात करते हैं। देखो सामान्य गतिविधियाँ आप लोग को पहले चेक किया जाए, जैसे चलना, आप सही से चल पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद दौड़ना, नॉर्मल दौड़ना कि आप कहीं पे इमरजेंसी आ गया तो आप वहाँ से भाग पा रहे हो कि नहीं, तो ये हो गया। उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ना कि आप सीढ़ियाँ सही से चढ़ पा रहे हो कि नहीं, मान लो कि स्टेप है तो स्टेप पे सही से चढ़ पा रहे हो कि नहीं, ये सब चेक किया जाता है। ओके, ये तो नॉर्मल है, ये तो हर एक स्टूडेंट का क्लियर ही रहता है। तो आगे बात करते हैं, उसमें भी और भी आते हैं। देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आँख का, आपके ए1 स्टैंडर्ड का जो मेडिकल होता है उसमें आँख में क्या-क्या होता है। 6/6 का आपका दृष्टि होना चाहिए, 6/6 का विज़न होना चाहिए। 6/6 का क्या होना चाहिए? विज़न होना चाहिए। देखो 6/6 का विज़न का कहने का क्या मतलब है कि आपका 2 आँख होता है, ठीक है? 2 आँख है, तो मान लो कि कोई लेटर यहाँ पे देखना है, यहाँ मान लो ई लिखा हुआ है, तो आपको क्या किया जाएगा, यहाँ से चेक करवाया जाएगा। पहले तो एक आँख को बंद किया जाएगा, एक आँख को कवर किया जाएगा, देन उसके बाद पहले आँख से एक आँख से आपको चेक करवाया जाएगा कि ई सही से पढ़ पा रहे हो कि नहीं। अगर आप ई को सही से पढ़ पा रहे हो, तो फिर उसके बाद फिर दोबारा दूसरी आँख से फिर यहाँ पे ई लिखा रहेगा, फिर इस आँख से आपको इसको पढ़ाया जाएगा। फिर आप ये अगर इस चीज़ को पढ़ पा रहे हो, तो आपका दृष्टि विज़न जो है 6/6 का है, ओके? वो उसका डॉक्टर का अपना मेजरमेंट होता है, वो किस डिस्टेंस पे रखते हैं, वो डॉक्टर जानते हैं। बिना चश्मा का आपका होना चाहिए। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हैं रंग दृष्टि। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि आपको रंग पहचान करने की क्षमता होती है कि नहीं, कि जैसे ये कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये क्या है, ब्लू कलर है, ये क्या पर्पल कलर है, ये डार्क क्या है, येलो कलर है। तो इस टाइप से आप लोगों को पहचानने की क्षमता होना चाहिए, रंग दृष्टि जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद रात की दृष्टि। रात की दृष्टि मतलब होता है कि नाइट विज़न, आपका नाइट विज़न क्लियर है कि नहीं, रात में देखने की क्षमता आपको क्लियर है कि नहीं। उसके बाद वो इसको बोलते हैं द्विनेत्री विज़न। द्विनेत्री विज़न में क्या होता है, दोनों आँख से देखने की क्षमता आपका होना चाहिए। दोनों आँख से आप किसी चीज़ को कितना स्पष्ट देख पा रहे हो। ये हो गया, दोनों आँख से देखने की क्षमता को क्या बोलते हैं, द्विनेत्री दृष्टि बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी अयोग्यता क्या होती है? कहने का मतलब आपका डिस्क्वालीफाई किस पे बेसिस पे किया जाएगा जब आप चश्मा लगाते हो। देखो चश्मा पहनने से कुछ नौकरियों के लिए आवश्यक जो स्पष्ट दृष्टि में बाधा आ सकती है, इसमें भी एएलपी में भी आप लोगों का आ जाएगा। उसके बाद देखो कलर ब्लाइंडनेस, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो उसमें भी आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। उसके बाद गंभीर बीमारी, मान लो कि कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बीमारी है आपके बॉडी में, तो उसके लेके आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे वीडियो में बात करेंगे कौन सी ऐसी बीमारी में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये हो गया, इस पे डिस्क्वालिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि क्वेश्चंस आता है कि क्या जो रंग आधार कहने का मतलब कलर ब्लाइंडनेस है, ऐसे व्यक्तियों को आरआरबी एएलपी का जो मेडिकल टेस्ट पास करना चाहिए। देखो ऐसे वाले को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अयोग्य मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ओके? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है।
अगर आपका आँख सही है, आप कलर को अच्छे से देख पा रहे हो, तो आपको योग्य घोषित कर दिया जाता है। आगे देखो, उसके बाद चिकित्सा प्रशिक्षण जिसको बोलते हैं, आपका टेस्ट किया जाएगा, जैसे पुरानी बीमारी को जाँच किया जाएगा, उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, जैसे पुरानी बीमारी में डायबिटीज़ हो गया, मिर्गी हो गया, अस्थमा हो गया, टीबी हो गया, जैसी बीमारियों की जाँच की जाती है। डायबिटीज़ का भी करेगा, मिर्गी का भी करेगा, अस्थमा का भी करेगा, टीबी का करेगा, देन उसके बाद आपका इन सारी बीमारियों को जाँच करने के बाद आपको फिर आगे के प्रोसेस में भेजा, फिर मानसिक जो स्वस्थ होती है, आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं, ये सब सारी चीज़ चेक करती है। देखो, मैंने भी बताया कि पहले का जो मान लो बीमारी टेस्ट करने के लिए, पुरानी बीमारी को टेस्ट करने के लिए, उसमें क्या करता है, आपका ब्लड लिया जाता है, ओके? आपका ब्लड का सैंपल लिया जाएगा, फिर उसके बाद यूरिन लिया जाता है। ब्लड और यूरिन को आपको इकट्ठा करके उसको सैंपल देना होता है। मान लो कि यूरिन है, ये ब्लड है, तो ब्लड और यूरिन आप अगर उसको देते हो, तो उसको टेस्ट करके मान लो कि आरबीसी टेस्ट करते हैं, डब्ल्यूबीसी टेस्ट करते हैं कि आपकी बॉडी में सही से काउंट है कि नहीं आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का। देन उसके बाद कोई अगर बीमारी है ब्लड में, ब्लड से पता चल जाता है कि कौन-सी बीमारी है। मान लो कि यूरिन से भी पता चलता है कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किडनी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपका लीवर सही से है कि नहीं। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि बॉडी के मान लो ब्लड से और यूरिन से पता चल जाता है, तो ये ब्लड और यूरिन टेस्ट नेसेसरी बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि देखो रेलवे सुरक्षा चक्र होते हैं कुछ, जैसे कि मान लो इसमें बात करते हैं, इसमें क्या-क्या होता है, जैसे कि आवाज़ सुनना, आपका कान का भी टेस्ट किया जाता है। मान लो कि कान से आप आवाज़ सुन पा रहे हो कि नहीं सही से। अगर आप कान से आवाज़ सही नहीं सुन पाओगे, तो पता चला कि इंजन उधर से आवाज़ दे रही है और आप सुन नहीं पा रहे हो, तो ये कान से आवाज़ को आपको सुनना ज़रूरी हो जाता है। इंजन और सिग्नल की आवाज़ सुनना कान की आवाज़ सुनने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद आवाज़ की पहचान करना, आप आवाज़ को पहचान पा रहे हो कि नहीं, कौन-सी आवाज़ किस टाइप से आ रही है, कौन-सी तेज़ है, कौन-सी धीमी है, कौन-सी हाई फ्रीक्वेंसी में आ रही है, कौन-सी लो फ्रीक्वेंसी में, इन सारी आवाज़ों को आपकी पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद प्रतिक्रिया देना, आप कितना जल्दी किसी चीज़ को लेके रिस्पॉन्स करते हो। किसी जब मान लो कि ट्रेन है, ट्रेन में मान लो कि यहाँ पे ढेर सारे बटन रहते हैं, तो आपको स्विच करना होता है ना, कि जल्दी-जल्दी में आप किस बटन को क्लिक करते हैं, तो उसके लिए उचित प्रतिक्रिया देना, मतलब रिस्पॉन्स आप कितना जल्दी कर रहे हो। उसके बाद सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना, मतलब कि आप सुरक्षित रूप से किसी ट्रेन को कैसे संचालित कर पा रहे हो, एक जगह से दूसरी ले जा पा रहे हो, ले जा पा रहे हो। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको सुरक्षित संचालन हेतु सुनिश्चित करना होता है। ओके, नाउ आगे बात करते हैं। देखो रेलवे चिकित्सा जो प्रशिक्षण होता है उसमें बवासीर को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं कि बवासीर का फिटनेस को लेके क्या प्रॉब्लम है। देखो, मान लो ये लड़का ये पूछ रहा है कि यदि बवासीर शुरुआती स्तर पर है और उसमें कोई सक्रिय रक्तस्राव मतलब ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, आप लोगों का ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, मतलब उससे ब्लड नहीं निकल रहा है, रक्तस्राव या दर्द नहीं हो, तो क्या होगा? देखो, आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती। अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है जैसे कि ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, उसके बाद उसमें कोई दर्द भी नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। यदि गंभीर है जिसमें ब्लड का बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, आपको दर्द दे रहा है, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको पहले झुकने के लिए बोला जाता है, देन उसके बाद आपको खाँसने के लिए बोला जाता है। उससे वो टेस्ट करता है कि आप में कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये हो गया, ओके? उसके बाद इसमें देखो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जिसमें कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड आपका निकल रहा है, तो उसमें क्या होता है रेलवे चिकित्सा अधिकारी उन्हें फिट या अनफिट घोषित कर सकते हैं। वो उस पे डिपेंड करता है कि वो फिट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि वो हो सकता है आपको टाइम भी दे दे, दूसरी जगह आपको टाइम दे दे कि हाँ, जाओ इतना दिन के बाद सर्जरी करवा के आओ रेलवे के द्वारा, और देन उसके बाद आप अगर जाओगे तो देन उसके बाद आपको वो फिट घोषित कर देगा। उनका क्लिनिकल रिपोर्ट आपको माँगा जाएगा, ठीक? आप जहाँ पे आप मान लो कि इलाज करवाओगे आप अपने बवासीर का, तो वहाँ पे आपको माँगा जाएगा कि आपको अपना क्लिनिकल रिपोर्ट लाओ कि आपने डॉक्टर के द्वारा क्या कहा गया है, ओके? तो ये आपका रिपोर्ट माँगा जाएगा। उसके बाद देखो इसको सुधार किया जा सकता है, इसके निवारक के लिए मतलब इसको ठीक किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको पहचान करना पड़ेगा कि आपका कौन-सा है, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है बॉडी में वो प्रॉब्लम क्या है? देन उसके बाद चिकित्सा का सलाह लेना, आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। फिर उसके बाद उपचार का विकल्प भी होते हैं, जैसे कि कोई-कोई डॉक्टर दवा से भी ठीक होता है, कोई-कोई सर्जरी करना पड़ता है, तो सर्जरी से भी ठीक हो जाता है। उसके बाद उपचार लागू करना, आप उस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो, दवाई खाओ, टाइम टेबल फ़ॉलो करो और उसके बाद इसका तो समाधान हो जाता है। आरआरबी, एलबी मेडिकल फिटनेस में हाइड्रोसिल का क्या प्रॉब्लम है? देखो इसमें क्या होता है कि आरआरबी मेडिकल जो आप लोग का होता है फिटनेस, उसमें चेकअप किया जाता है आपके हाइड्रोसिल को। उसमें क्या होता है कि अगर हाइड्रोसिल बहुत बड़ा है या चलने में दिक्कत दे रहा है आप लोगों को या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करता है रेलवे के द्वारा, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो तो पहले चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर उसको लगा कि हाँ, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ऐसे प्रेस करके आपका टेस्ट किया जाता है कि आपको पेन हो रहा है कि नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो उस सिचुएशन में आपको अनफिट कर सकता है, ओके? अनफिट कर सकता है। लेकिन अगर मान लो कि नॉर्मल सा है आपका और उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप लोगों को फिर वही मेडिकल आप लोगों का माँगेगा कि हाँ, आप क्लिनिकल जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे लाके सबमिट कीजिए। आपको टाइम दिया जाएगा कि इतने दिन के अंदर आपको लाके देना है।
अगर उतने दिन के अंदर आप फिट होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका सर्जरी भी होता है, सर्जरी के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम होती है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। देन उसके बाद क्या होता है ना कि हाइड्रोसिल किसको बोलते किसको है, पहले ये देखो। मैं अगर यहाँ बात करता हूँ हाइड्रोसिल के बारे में, देखो क्या होता है ना कि उसके चारों ओर तरल, मतलब टेस्टिकल जो होता है उसके तरल जम जाता है, फ्लूइड जिसको बोलते हैं लिक्विड टाइप से, लिक्विड टाइप से अगर मान लो कि जम गया है, और यही हाइड्रोसिल कहलाता है। जैसे कि नॉर्मल, देखो ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है, ये हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे क्या है, एक तरल टाइप से जमा हुआ है, जिसको लिक्विड टाइप से जमा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोसिल बोलते हैं। ये नॉर्मल है, ये इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाइड्रोसिल बोलते हैं। ओके, देखो और भी जांच किया जाता है, जैसे कि स्वस्थ आवश्यकता है जो उसका है, उसको हार्ट बीट चेक किया जाता है, और उसको बीपी उसके बाद चेक किया जाता है। देखो हार्ट बीट में क्या है, आप लोगों को देखो ईसीजी में क्या होता है कि आपको ऐसे बेड पे लेटा दिया जाता है। बेड पे लेटाने के बाद आपको यहाँ पे जो डॉक्टर या नर्स रहती है वो आपके बॉडी पे इस टाइप से यहाँ पे वायर को अटैच करती है। ठीक, यहाँ पे अटैच करने के बाद आपको बोलते हैं सांस लेने के लिए। आप जितना ज़्यादा सांस लेते हो आपके हार्ट बीट को चेक किया जाता है कि आपका हार्ट फंक्शन कर रहा है कि नहीं सही से। तो ये चेक करने के लिए ईसीजी इसको बोलते हैं। ओके, ऐसे ऐसे यहाँ पे एक ग्राफ बन के आता है, मान लो ऐसे ऐसे करके ग्राफ बन के आता है। ओके, मान लो कि अगर आपका नॉर्मल है तो नॉर्मल ग्राफ बन के आता है, देख सकते हो इसमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको ग्राफ दिखाई देगा। यही डॉक्टर ग्राफ को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि आपने कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद बीपी हो गया। ओके, बीपी चेक किया जाता है। बीपी में आपको पता है कि बीपी आपका नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा चलेगा। कि जितना स्टैंडर्ड नॉर्मल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ किताबों में उतना नहीं, मतलब नॉर्मल थोड़ा मानो कि अगर 5 इधर जा रहा है और 5 कम हो रहा है, 5 ज़्यादा हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। तो बीपी का ये प्रॉब्लम होता है। तो बीपी को तो आप लोग कंसीडर कर सकते हो कि बीपी में ज़्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बीपी आपका अगर नॉर्मल होगा तो ऑब्वियस बात है कि अच्छी बात है। देन उसके बाद आरआरबी मेडिकल की तैयारी में भी आप लोग कुछ ध्यान में देखें, जैसे कि आप लोगों को अपना आँख पे ध्यान देना है, दृष्टि सुधार करना चाहिए, नींद और तनाव से दूर, मतलब नींद और तनाव जो नहीं, तनाव को नहीं लेना है, नींद को अच्छे से लेना है। ठीक, तनाव को नहीं लेना है, तनाव मतलब स्ट्रेस को नहीं लेना है, आप नींद को अच्छे से लेना है। ओके, अच्छी नींद लें और तनाव कम करें ताकि आप तरोताजा रहें। ओके, आँखों की जाँच करवाएँ। आप लोगों को विजन सर्टिफिकेट बनवाना है। मैंने इस वीडियो पे, इस चैनल पे ही वीडियो बनाया हूँ विजन सर्टिफिकेट को लेके। जब आप साइको का एग्जाम देने जाओगे तो आपको विजन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो आप लोगों को विजन सर्टिफिकेट भी वहाँ पे ले जाना पड़ता है, जो कि आपको डॉक्टर से बनाना पड़ेगा, आँख के डॉक्टर से। हम वीडियो में बात किए कि कहाँ से बना सकते हैं, सरकारी से, प्राइवेट से। इसी चैनल पर आपको वीडियो में जाके चेक करना, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद आँख की जाँच आपको करवाना चाहिए कि आँख में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई समस्या ना हो। तो सही है, अगर है प्रॉब्लम तो डॉक्टर से मिलिए या डॉक्टर से पूछिए कि कैसे इसको ठीक किया जाता है। ओके, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू।